नमस्कार। 2023 की महाभारत आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। राजनीति से जुड़ी खबरों की होंगी बात, लेकिन उससे पहले शाजापुर से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर वेयर हाउस परिसर में आग लगने की घटना सामने आई है। खेतों से वेयर हाउस तक यह आग पहुंच गई है। फायर ब्रिगेड ने आग को हालांकि अब काबू में किया, जानकारी निकल कर आई है। आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है, अज्ञात बताई जा रही है। वेयर हाउस तक ये आग पहुंची थी और खेतों से यह आग पहुंचते हुए वेयर हाउस तक पहुंच गई थी। हालांकि दमकल को खबर की गई और दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में कर लिया है। ये तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। खेतों से वेयर हाउस जो है वहां तक ये आग पहुंच गई और आग लगने की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। जांच करने के बाद शायद सामने आ पाए कि क्या इसके पीछे वजह रही, लेकिन वेयर हाउस तक आग पहुंची तो और बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन दमकल को खबर की गई और आग को काबू में कर लिया गया। लेकिन काफी नुकसान हम देख सकते हैं वेयर हाउस के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर ये आग लगने के बाद कितना नुकसान यहाँ पर हो गया। दमकल ने इसको काबू में कर लिया। हालांकि चलिए बढ़ते हैं आगे। बैतूल से खबर बता रहे हैं, छात्रों ने हाईवे को जाम कर दिया। बड़ी खबर बता रहे हैं बैतूल से, हाईवे जाम कर दिया गया छात्रों के द्वारा। नर्सिंग कॉलेज के ये छात्र बताए जा रहे हैं जिन्होंने हाईवे को जाम करने का काम किया है। क्या मांग है? भोपाल और बैतूल का जो नेशनल हाईवे है, इस पर इन्होंने चक्का जाम कर दिया है। दरअसल इनका ये कहना है कि नर्सिंग कॉलेज की धोखाधड़ी हुई है और इसके खिलाफ इन्होंने चक्का जाम किया है। गैर मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेज 3 साल से एडमिशन कर रहा है और 3 साल में एक बार भी परीक्षा नहीं ली गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए हैं। चक्का जाम में पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी यहां पर देखने को मिली है। इसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर आपको बैतूल से बता रहे हैं, यहां पर छात्रों ने जाम कर दिया हाईवे को ही भरी दोपहरी में। नर्सिंग कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं, इनका ये कहना है कि 3 साल से एडमिशन तो लिया जा रहा है, लेकिन इनकी परीक्षा नहीं हो रही है और ये धोखाधड़ी है सीधे सीधे। गैर मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेज ये बताया जाता है और इस खबर के बाद अधिकारी भी पहुंचे, एबीवीपी के लोग भी पहुंचे और यहां पर काफी हंगामे की स्थिति बनी रही कुछ देर के लिए। 2023 का रण जीतने के लिए कांग्रेस कोर कसर कोई छोड़ नहीं रही और ऐसे में सबसे जरूरी यह है कि वचन पत्र या घोषणा पत्र। कांग्रेस ने वचन पत्र का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट में 230 विधानसभा के लिहाज से कुछ खास बिंदु शामिल किए हैं। कांग्रेस विधायक तरुण भनोत ये कह रहे हैं कि वचन पत्र समिति की एक और आखिरी बैठक होनी बाकी है। ड्राफ्ट लगभग बनकर तैयार है। ड्राफ्ट में कमलनाथ की अब तक की घोषणाओं को भी शामिल किया गया है। सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने आज हमारी वचन पत्र समिति की बैठक ली और प्राय ये आखिरी बैठक थी, इस पे फाइनल बैठक थी। सभी वर्गों का ध्यान रखकर कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र लगभग पूर्ण हो गया है और उसकी समीक्षा भी हुई है। अगर कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हमारे संज्ञान में आएंगी, सभी नेता जनता के बीच में जाकर दौरा भी कर रहे हैं समय समय पर, उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए एक ऐसा वचन पत्र बनाने जा रही है कि उनके आशीर्वाद से जब पुनः 2023 में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे और सरकार बनेगी, हम उनको लागू करेंगे, जिससे पूरे प्रदेश का हर व्यक्ति तरक्की के और खुशहाली की राह पर आगे बढ़ सके। और कांग्रेस के वचन पत्र समिति के बैठक पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल कह रहे हैं कि 1952 से लेकर अब तक कांग्रेस ने कई बार घोषणा पत्र और वचन पत्र जारी किए, लेकिन ये सब जनता के लिए सिर्फ धोखा ही साबित हुए हैं। पहला चुनाव 1952 में हुआ। पहले चुनाव के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस ने राज्यों में और केंद्र में अलग अलग घोषणा पत्र या आज की भाषा में कहें तो वचन पत्र छापे, निकाले, बांटे और उनको पढ़कर देखिए तो लगता है कि इतिहास का सबसे बड़ा धोखा
ठगी कांग्रेस ने केवल घोषणा पत्रों के नाम पर जनता से कर डाली। बड़े 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 गरीबी हटाओ जैसे नारे, और हश्र क्या हुआ, गरीब हट गया इस दुनिया से, लेकिन गरीबी नहीं हटी। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार की बुनियादी सुविधाएं भी उनको मुहैया नहीं हुई। बिजली, सड़क, पानी पर भी 21वीं सदी में चुनाव हुए और कांग्रेस परास्त हुई। इससे बड़ी ठगी, धोखा कांग्रेस ने कभी 70-75 सालों में की नहीं। जनता लगातार इनको जवाब दे रही है। और इसी प्रकार की ठगी 2018 में वचन पत्र के नाम पर कमलनाथ जी ने नए सिरे से नए। तो वचन पत्र समिति की यह आखिरी बैठक ही बताई जा रही है और जरूरत पड़ी तो एक और बैठक की जाएगी। ये तरुण भनोत जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनका भी ये कहना है और वो ये भी कह रहे हैं कि जितनी भी घोषणाएं अब तक कमलनाथ ने की है, लगे हाथ घोषणा वो कर देते हैं, तो उन सबको इसमें शामिल किया गया। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। शैलेंद्र, एक बात तो वाकई में बीजेपी कह रही है या कोई भी दल जो अब तक वचन पत्र शामिल में, वचन पत्र या घोषणा पत्र में वायदे हैं, अगर पूरे कर लिए गए होते तो वाकई में वो एक राम राज्य की जो परिकल्पना होती है वो हो चुकी होती। खैर, इससे इतर की अगर बात की जाए तो अभी तक हमने देखा कि कमलनाथ लगातार जहां भी जाते हैं वो एक घोषणा कर ही देते हैं। सरकार की तरफ से कुछ नई योजना, लाडली बहना योजना लाई गई, उसके एवज में उन्होंने और एक्स्ट्रा घोषणा कर दी कि अब 12,000 हम 18,000 देंगे। तो तमाम सारी घोषणाएं जो हैं क्या तैयार हो रही है और इसको लेकर कब, क्योंकि चुनाव में तो वक्त है और इससे पहले ही जब यह आखिरी बैठक कही जा रही है तो कब इसको लेकर पूरा वचन पत्र जारी कर दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल लगभग 6 महीने का लगभग समय बचा है जब मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और ऐसे में चुनाव में उतरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो वचन पत्र, उसको लेकर कांग्रेस की आज एक अंतिम बैठक ये माना जा रहा है कि अंतिम बैठक है। लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। हालांकि वचन पत्र जारी करने की बात, जब तक आचार संहिता लागू नहीं होगी तब तक वचन पत्र को लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि एक बड़ी बात जो आपको सुनने में मिली है या जो आप लगातार देख रहे हैं कि जो तरुण भनोत से जो लगातार इस बैठक में शामिल होते हैं, चूंकि मध्य प्रदेश जब में सरकार थी तब वो सरकार के वित्त मंत्री भी थे, वो लगातार ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जो घोषणाएं मंच से करते हैं, ये लोगों के बीच में जाके करते हैं और हर घोषणा को इस वचन पत्र में शामिल किया गया है। चाहे वह लाडली बहना को 1500 रुपए देने की बात हो या फिर 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो, इसके अलावा वन रैंक जो ओपी की बात होती है, यानी ओल्ड पेंशन को लेकर जो बात होती है, जैसे तमाम, और एक सबसे महत्वपूर्ण किसान कर्ज माफी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, ये सारी बातें जो है इस वचन पत्र में शामिल की गई हैं। हालांकि ये वचन पत्र अगर 2018 का वचन पत्र देखें उसमें भी इस तरह की तमाम चीजों को मेंशन किया गया था। हालांकि कांग्रेस पर लगातार बीजेपी ये सवाल खड़े करती है कि 15 महीने की सरकार में जो योजना, जो वादे आपने किए थे उस पर एक पर भी काम शुरू नहीं किया और एक बार फिर वही वादे लेकर आप जनता के बीच में जाने ठीक है, बीजेपी निशाना साध रही है। लेकिन शैलेंद्र, मैं एक चीज और आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि वचन पत्र या घोषणा पत्र जो भी आता है उसके बाद जब सरकार में कोई भी दल आता है तो फिर सवाल उठता है कि आपने वायदे किए थे कब पूरा करेंगे, आंदोलन तमाम तरीके। क्या कांग्रेस इस बार ये वचन पत्र जो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, क्या इसमें टाइमलाइन तय करेगी कि ये वादा हम इतने समय में निभा देंगे, पूरा कर देंगे, ऐसा कुछ भी बात है क्या? देखिए, अभी तक के अगर लिहाज से देखें तो जैसे 2018 का जो वचन पत्र था उसमें साफ तौर पर ये मेंशन किया गया था कि 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी कर दी जाएगी और ये कांग्रेस के अनुसार वो काम शुरू भी हुआ। हालांकि बीजेपी लगातार इस बात को लेकर भी सवाल खड़े करती रही कि 10 दिन में, खुद राहुल गांधी ने ये कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफी हो जाएगी और नहीं होता है तो मुख्यमंत्री को ही बदल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा करने में कांग्रेस नाकामयाब रही थी। ये बीजेपी के लगातार आरोप रहते हैं। लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ कहती है कि हर योजना को या किसी भी वचन को पूरा करने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। अगर किसी भी वचन को पूरा करने की शुरुआत अगर कर दी गई है पहले साल में तो ये सरकार की एक बड़ी उपलब्धि थी। अब देखना होगा कि क्या इस वचन पत्र में कोई टाइमलाइन होती है या फिर ये पूरा वचन पत्र 5 साल के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में भी इसी साल चुनाव है और चुनाव में किसे टिकट मिलेगा, किसे निराश होना पड़ेगा, कांग्रेस ने इस तरफ एक बड़ा इशारा कर दिया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जहांगीर ने विधायकों को टिकट देने पर बड़ा बयान दिया और कहा कि टिकट वितरण के लिए सर्वे कराया जाएगा, कार्यकर्ताओं से मशवरा लिया जाएगा, जिन विधायकों की जीतने की संभावना होगी उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। जहांगीर के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की।
बीजेपी कह रही कि जहांगीर ने माना तो सही कि कांग्रेस विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, कांग्रेस स्वीकार करने लगी है कि वादे किए वो पूरे नहीं हो रहे। विजय जहांगीर ने माना है कि कांग्रेस विधायक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। साथी पार्टी के सर्वे के आधार पे या कार्यकर्ताओं की राय सुनवाई के आधार पे ये लगेगा कि ये साथी दोबारा विधानसभा में नहीं पहुंच पाएगा, पार्टी निश्चित रूप से उसको बदलने का काम करेगी। नए लोगों को टिकट देने का क्या मापदंड होगा? ऊर्जावान हो, जीतने वाला। आज एक बार फिर कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जहांगीर जी ने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस के विधायकों के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है। मतलब 4.5 वर्ष में कांग्रेस और उसकी सरकार और उसके विधायकों ने जनता के हित के कोई काम नहीं किए हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं कह चुके हैं कि 40 से अधिक विधायकों के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है। मतलब कांग्रेस अब स्वीकार करने लगी है कि उनने जो वादे करके सत्ता में आए थे वो वादे पूरे कर नहीं पा रहे हैं। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई। ममता, चुनावी साल है और टिकट की भागम भाग तो लगी रहती है, लेकिन कांग्रेस नेता विजय जहांगीर जो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट मिलेगा, बीजेपी इसको कुछ दूसरे तरीके से ले रही है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ये मानने लगी है कि उनके विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। देखिए, कोई भी चुनाव होता है और चुनाव की जब तारीख करीब आने लगती है तो जाहिर तौर पे इस तरह के बयान आते हैं और पार्टियों की अपनी तैयारी होती है। वो जगह जगह जाकर जो है कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनसे रिपोर्ट लेते हैं। और विजय जहांगीर ने जो बयान दिया है वो कोई अलग सा बयान नहीं है, बहुत सहज बयान है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा और संगठन की तरफ से भी ये बयान आया है, चाहे कुमारी शैलजा की तरफ से बात करें या जिस समय पीएल पूनिया थे उस समय की भी बात की जाए। और जाहिर तौर पर कोई भी पार्टी जो है वो चाहती है कि जो जीतने वाले कैंडिडेट है उन्हें टिकट दी जाए और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि जो कैंडिडेट जो है वो हारने वाला हो और बाकी समीकरणों के आधार पर उसको टिकट दे दी जाए। एक बात और है कि जब चुनाव करीब आने लगते हैं और इस तरह के बयान आने लगते हैं तो इसका सीधा उद्देश्य ये भी होता है कि मौजूदा जो जनप्रतिनिधि है उसे सीधे मैसेज देना कि यदि आप ये जो बचा हुआ समय है इसका सदुपयोग नहीं करेंगे और काम नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर आपकी जो रिपोर्ट आएगी, नेगेटिव रिपोर्ट आती है, तो इस गलतफहमी में या इस खुशफहमी में ना रहें कि आपको दोबारा जो है पार्टी टिकट देगी किसी भी कीमत पर। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की जाती है कि आपकी रिपोर्ट लगातार कार्यकर्ताओं से ली जा रही है और कार्यकर्ताओं की जो रिपोर्ट होगी, कार्यकर्ताओं का उस हिसाब से अभी अगर समय है तो एक्टिव हो जाइए, वरना टिकट कट भी सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। विधानसभा चुनाव का रण सूचना शुरू हो चुका है। 2018 के चुनाव में जशपुर विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी विनय भगत ने जीत दर्ज की थी और विधायक भी बने। उन्होंने बीजेपी के राम भगत को हराया था। सरकार के 4 साल के कार्यकाल के बाद जशपुर की जनता स्थानीय विधायक के काम से कितनी संतुष्ट है और आगामी चुनाव को लेकर क्या उनके मुद्दे होने वाले हैं, इस पर हमारे संवाददाता ने जनता के बीच जाकर उनसे खास बातचीत की। सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह और इस वक्त मैं जशपुर विधानसभा के सामरबार गांव में हूं। जशपुर विधानसभा की बात करें तो जशपुर मौजूदा विधायक विनय भगत है और इससे पहले भाजपा के राजशरण भगत विधायक थे। अब इस वक्त हम पहुंचे हैं सामरबार गांव में और यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, क्या उनकी परेशानियां हैं जो आज तक हल नहीं हो पाई। कुछ ग्रामीण हैं, क्या परेशानी है आपकी और इस बार जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें क्या मुद्दा रहेगा आपके क्षेत्र से? हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में जैसे भी कांग्रेस या बीजेपी का जो भी विधायक थे, लेकिन हमारे समस्या को नहीं हल किए। हमारे यहाँ कब्जा जमीन है, उसका पट्टा का कोई सुविधा नहीं दिलाए। बस तो देख सकते हैं आपकी यहाँ पर जो इनकी कब्जे की जमीन है, इनका कहना है कि उसका पट्टा अभी तक नहीं मिला है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपके गांव में, आपके क्षेत्र में क्या परेशानियां हैं? हमारे क्षेत्र में ना रोड का सुविधा है और ना ही शौचालय है। शौचालय बनाया गया था, दिखावा के लिए बनाया गया था और इसमें कोई काम लायक का नहीं रहा। और यहाँ का जो जमीन है, जमीन दूसरे के नाम पे पट्टा दिया गया। हमारे काबिज जमीन था, वो काबिज हम लोग कब्जा किए और हमारे नाम से पट्टा नहीं है। हमारे बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि हम लोग जाते हैं जो कागज बनवाने के लिए जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र स्थायी बनवाने के लिए जाते हैं तो कागज पत्र मांगते हैं और हम कहाँ से दिखाएंगे कागज? वही हम लोग का मेन समस्या है। नल जल दिखावा के लिए बनाया गया है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। और ये परेशानियां कई हैं। आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार विधानसभा जो चुनाव होने हैं उनमें क्या मुद्दा आपका रहेगा?
इस क्षेत्र में रोड की बहुत बड़ी समस्या है, ताकि कोई भी मरीज ये हॉस्पिटल ले जाने लाने में या आवागमन आने जाने में या पंचायत जाने में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ राशन लेने के लिए जाते हैं तो सुबह से जाए हुए शाम हो जाता है, 8-9 बजे तक भूखे प्यासे रहते हैं। इसमें असुविधा की खेद है कि रोड नहीं है, अच्छे ढंग से न गाड़ी आ सकती है, न पैदल चलने की रास्ता तक ठीक ठिकाना नहीं है। देखिए, तो आवागमन की सुविधा नहीं है। आप बताइए किस आधार पर आप आने वाले चुनाव में जो है वोट देंगे? जो हमारे घर कांवर की जंगल किनारे है, मोर रोड साधन नहीं है, ना कुछ नहीं है, ना मोर गोड़ हाथ नहीं है। मैं जाए आए बार मैं सकबे नहीं करूं, तो कम से कम रोड हो तो होना चाहिए। बैल बर्दा निकाले बर वो ही समस्या है मोर। सड़क का मुद्दा, आप बताइए क्या परेशानी है आपके क्षेत्र में? जी सर, हम लोग के यहाँ पानी पीने के लिए बहुत दिक्कत है। नाला उला का गड्ढा खोद करके मैंने पी रहे हैं, ये हम लोग के यहाँ बड़ी समस्या है सर। और तो वही मेन चीज़ है हम लोग के यहाँ हमारे क्षेत्र में। पेयजल की समस्या है। आप बताइए, अभी कुछ माह बाद चुनाव होने हैं, तो क्या मुद्दा रहेगा आपके क्षेत्र से, आपके गाँव से? जी सर, मैं बता रहा हूँ, जो स्कूल में बच्चे लोग को पढ़ाई नहीं हो रहा है और उस जगह पर कुछ नहीं पढ़ाई नहीं है, और नल जल का ये सब खोद के बरसाती समय में और चल दिए हैं वो लोग, अभी तक नहीं बना है। शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, पेयजल भी यहाँ मुद्दा जो है लोगों के बीच में एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे बना हुआ है। आप बताइए, आप किस गांव से हैं और क्या मुद्दा रहेगा आपका? हमारे क्षेत्र में यहाँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, तो इधर आर पार उस पार भी लाइट रहता है, बिजली खंभा है, और इधर हम लोग में नहीं है, आगे पीछे दोनों तरफ है। तो इससे हम लोग को बहुत परेशानी होती है। यहाँ हाथी आवागमन करते रहता है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं हाथी एक बड़ी समस्या है और इनके गांव में बिजली नहीं है, और बिजली का मुद्दा भी आने वाले चुनाव में एक मुद्दा रहेगा। आप बताइए क्या परेशानी है? रोड का परेशानी है सर, बहुत। रोड में कोई आने जाने का लायक नहीं है, कोई डिलीवरी हो जाते हैं तो उनको ढोने पड़ जाता है, ढो कर ले जाना पड़ता है कम से कम 5-6 किलोमीटर दूरी, और उसके बाद में वहाँ ले जा पाते हैं, तो बीमारी का समस्या बहुत पड़ता है। रोड तो बहुत ज़रूरी होना चाहिए, यही है मेरा मुद्दा। देखिए, तो आप देख सकते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको जो है प्रसूति के लिए, डिलीवरी के लिए ले जाने में काफ़ी दिक्कतें होती है, और सड़क एक बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र में। आप बताइए कि चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दा रहेगा? तो सर, हम लोग का तो यही है कि रोड की समस्या है, अब पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, और स्कूल का व्यवस्था भी नहीं है कि प्राइमरी केवल है, और उसमें भी कोई समय में आते हैं जाते हैं, कोई पता ही नहीं रहता है। बरसात समय में तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अभी हम लोग को यही ज़मीन ये सब का कोई कागजात नहीं बन पा रहा है, इसलिए इसका भी समस्या है थोड़ा। पंचायत अलग होना, ये इसकी समस्या है, क्योंकि जाने आने में हम लोग को बहुत दिक्कत पड़ता है। नया पंचायत चाहिए? नया पंचायत चाहिए। तो आप बताइए क्या मुद्दा रहेगा आने वाले चुनाव? हमारा क्या मुद्दा रहेगा? हमारा क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत होना चाहिए जी। हम लोग को जाने में आने में जो महिला लोग चावल वाल के लिए पीडीएस होना चाहिए, इतने हमारा समस्या है। और 15 किलोमीटर हम लोग को जाना पड़ता है सामरबाग पंचायत चावल लेने के लिए। हम लोग को बहुत दुख लगता है जाने आने में, एक दिन का काम लग जाता है हम लोग को जाने में, यही समस्या है मेरा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनकी काफी परेशानियां हैं, खासकर पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से यहाँ के ग्रामीण महरूम है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका मुद्दा जोर शोर से जो है विधानसभा चुनाव पर हावी रहेगा। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। इलेक्शन टॉप 10 अब देखते हैं। भोपाल से कांग्रेस विधायक तरुण भनोत का आया बयान। कांग्रेस के वचन पत्र का ड्राफ्ट तैयार, 2023 में सरकार बनने पर वचन पत्र किया जाएगा अमल। इंदौर में मंत्री उषा ठाकुर का बयान, कहा भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुत्व है जीवन पद्धति, बेहतर तरीके से जीना है वो हिंदुत्व को अपनाएं। संतों के बाद अब मंत्री भी कर रहे हिंदू राष्ट्र की वकालत। भोपाल में कांग्रेस के वचन पत्र की समिति की हुई बैठक, कमलनाथ ने दी नेताओं को नसीहत, विवादित बयान देने से बचने की दी सलाह।
कांग्रेस के वचन पत्र समिति की बैठक पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा, 1952 से लेकर अब तक कांग्रेस ने कई बार घोषणा पत्र वचन पत्र जारी किए, लेकिन सब जनता के साथ सिर्फ धोखा साबित हुए। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस की बड़ी बैठक। जमीनी स्तर पर नाराज लोगों को साधने और विधानसभा सीट पर संगठन की मजबूती को लेकर बनाई गई रणनीति। मिशन 2023 को लेकर 17 बड़े नेताओं को सौंपी गई विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी। चुनाव से पहले रानी कमलापति पर सियासत और तेज। कांग्रेस और कमलनाथ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जुबानी हमला। रानी कमलापति को फर्जी बताना कांग्रेस की सोच का पता बताता है। कांग्रेस और कमलनाथ को सिर्फ इटली की महारानी आती है नजर। कास्ट पॉलिटिक्स में कांग्रेस की एंट्री। कमलनाथ ने किया सेन आयोग बनाने का ऐलान। भोजपुरी समाज के लिए लगाई वायदों की झड़ी। बिलासपुर में कांग्रेस से प्रभारी विजय जांगीड़ का बड़ा बयान। जीतने वाले विधायकों को ही दिया जाएगा टिकट। जीतने की संभावना नहीं होगी तो टिकट नहीं मिलेगा। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश से प्रभारी के बयान पर बीजेपी के मीडिया से प्रभारी अनुराग अग्रवाल का पलटवार। विजय जांगीड़ ने माना कि कांग्रेस विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं। चुनाव आते आते कांग्रेस में बढ़ रही बौखलाहट। बीजेपी के मीडिया से प्रभारी अनुराग अग्रवाल का बयान। कहा, कांग्रेस स्वीकार करने लगी जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे। पूनिया ने भी सर्वे कराया था जिसे मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने नहीं माना था। और इसी के साथ 2023 की महाभारत में इतना ही। नमस्कार।